नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हम लोग हमारा जो अध्याय है वो संसद है। संसद की में वाली जो कक्षा है उसमें 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज की तीसरी कक्षा में हम बात करेंगे लोकसभा का विघटन कैसे होता है और उससे आगे। आइए प्रारंभ करते हैं। संसद टॉपिक का नाम है और उसी संसद वाले टॉपिक में यह हमारी तीसरी कक्षा है। लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जाता है। लोकसभा के विघटित होने के लिए 2 प्रमुख कारण है। क्या है? एक लोकसभा स्वयं विघटित हो जाए, अर्थात उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह काल पूरा हो जाए। जब राष्ट्रीय आपात के लिए समय बढ़ाया गया हो, या जब राष्ट्रीय आपात के लिए जानते ही है मैक्सिमम 1.5 साल बढ़ाया जा सकता है, तो वो जब समय बढ़ जाए उसके बाद जब पूरा हो जाए तब हम विघटित किया जा सकता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले ले। पहला, स्वयं विघटित हो जाए। स्वयं विघटित में 2 चीजें होती है, अपना कार्यकाल पूरा कर ले, या अगर आपातकाल के दौरान कार्यकाल को बढ़ाया गया है तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। या दूसरा जो कारण है, राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले ले। गणपूर्ति किसे कहते हैं? प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। अगर लोकसभा में 550 लोग है तो उसका गणपूर्ति कितना होगा? 55। अगर 55 लोग हिस्सा लेते हैं तो गणपूर्ति हो जाती है। लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में 25। राज्यसभा में 250 है सदस्यों की संख्या, तो इसका 10% 25 हो गया, और लोकसभा में 550 है तो इसका 10% 55 हो गया। यही गणपूर्ति होता है। सदन में मतदान कैसे होता है? सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। आगे की क्या प्रक्रिया है? लोकसभा में जो मतदान होता है उसकी क्या प्रक्रिया है, इसको भी जानते हैं। चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में आए बोले, जो विरोध में ना हो वो नो बोले। लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं, मैं समझता हूं प्रस्ताव आपके पक्ष में है। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती है तब वे 2 बार बोलेंगे, आई यस हैव इट। उसी अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा। ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद सदन में प्रश्न का निश्चय हो जाएगा। उसके बाद यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में बंटवारे का अनावश्यक दावा किया गया है, वे सदस्यों को कह सकते हैं कि अये और नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। जब गिनती हो जाए तब वो सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। जैसे हमारी कक्षाओं में होता है कि कौन इसके पक्ष में है, कौन उनके पक्ष में है। एक लोगों के पक्ष में जो लोग रहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दे, खड़े हो जाएं। वही बात सदन में होती है। जानते ही है, जो हमारा लोकसभा है वो लोगों की सभा है, आम जन की सभा है। इसलिए वही प्रक्रिया भी इसी चलते हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो अपना लिए होंगे, घोषित की है। परंतु पीठासीन अधिकारी सदस्यों की मत को मातृभाषा में अधिकार दे सकता है। संविधान में यह कहा गया है कि सदन में अगर कोई बोलेगा, सदन सदस्य, तो हिंदी या अंग्रेजी में बोल सकता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर हम अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। भोजपुरी में बोल सकते हैं, मराठी में बोल सकते हैं, गुजराती में बोल सकते हैं, बांग्ला में भी बोल सकते हैं, उड़िया में बोल सकते हैं, कन्नड़ में भी बोल सकते हैं, तेलुगु में बोल सकते हैं, तमिल में भी बोल सकते हैं, संस्कृत में भी लोग बोलते हैं। तो ये बात रही। लेम डक सत्र क्या होता है? सत्र यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। जैसे मान लीजिए कि नई लोकसभा का गठन होना है, उसके पहले जो वर्तमान हमारी की जो सभा है, अब वर्तमान सभा कैसी होगी और नई सभा कैसी होगी, ऐसा तो नहीं है कि जो वर्तमान सभा में लोग सदस्य होंगे वही नई सभा में भी निर्वाचित होकर आ गए होंगे। कुछ निर्वाचित हुए होंगे, कुछ हार गए होंगे, कुछ उनकी जगह पर नए लोग आ गए होंगे। तो वही बात कह रहा है कि यह नई लोकसभा के गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा है तो निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लेम डक कहलाते हैं। जो मान लीजिए कि ए है वो वर्तमान में है और जो नई है लोकसभा उसमें नहीं है, तो ए क्या कहलाएंगे? लेम डक यानी मेढक, लेम डक कहा जाता है। संसदीय कार्रवाई के साधन। अब संसदीय कार्रवाई के क्या क्या साधन होते हैं, आइए इसको देखते हैं। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। प्रश्न 3 तरह के होते हैं।
संसद काल का जो पहला घंटा होगा, घंटा मतलब आवर, समय 1 घंटा, वह प्रश्नकाल के लिए होता है। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होता है हरे रंग में उसको लिखा जाता है, अतारांकित जो होता है सफेद में, और अल्प सूचना हल्का गुलाबी रंग भी पूछ देता है, इसलिए इसको बताया गया है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित। अल्प सूचना के प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिनों का नोटिस देकर पूछा जाता है, उसका भी उत्तर मौखिक दिया जाता है। तारांकित जो प्रश्न पूछे जाएंगे तुरंत उत्तर दे दिया जाएगा, अतारांकित प्रश्न होंगे उसका उत्तर लिखित दिया जाएगा, और जो अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए 10 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा और उसका जवाब मौखिक दिया जाता है। अब प्रश्नकाल काल और कार्यक्रम तय करने के मध्यकाल को शून्यकाल कहते हैं। यह 1962 से जारी है। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के काल को के मध्य का काल, जैसे प्रश्नकाल 10 बजे से 11 बजे हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि 12 से 2 है, तो ये बीच का जो काल है उसको शून्यकाल कहा जाता है, जिसमें शून्यकाल बार बार प्रश्न पूछता है कि शून्यकाल किसकी देन है, तो भारत की देन है। प्रस्ताव क्या होता है? बिना पीठासीन अधिकारी के स्वीकृति के बहस नहीं की जा सकती है। प्रस्तावों की प्रमुख 3 श्रेणी है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थापन्न प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव। आइए तीनों प्रस्तावों को जानते हैं। तीनों प्रस्ताव जैसे महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आदि को पद से हटाना, महाभियोग लगाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको पद से हटाना, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसको क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित होता है। अगर मान पूरक प्रस्ताव सदन के तब तक स्थगित नहीं किया जा सकता है जब तक मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। जब तक मूल प्रस्ताव का संदर्भ नहीं आएगा, पूरक प्रस्ताव सदन के समक्ष स्थगित नहीं किया जाएगा। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। कोई वाद विवाद हो गया है, उसको खत्म करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। कटौती में भी 3 प्रकार की कटौती होती है। की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। साधारण कटौती यह होती है कि इस मुद्दे पर अब बहुत बात हो गई, अब मतदान के लिए इसको सामने रखा जाए। घटकों में कटौती क्या होती है? किसी प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस पर पूर्ण रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। कंगारू कटौती और गुलेटिन प्रस्ताव, ग्लोरिन नहीं गुलेटिन प्रस्ताव। कंगारू कटौती क्या है? इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस किया जाता है और मतदान होता है, शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है। कंगारू कटौती मतलब छोटी सी कटौती कर दी गई, जो कोई प्रस्ताव है उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हमने बात कर ली और बाकी जो ज्यादा मुख्य बिंदु नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। बुलेटिन प्रस्ताव, ग्लोरिन है। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। अगर कोई विधेयक या संकल्प है उस पर चर्चा नहीं हुई है तो उस पर चर्चा करने के लिए बुलेटिन प्रस्ताव को रखा जाता है। विशेष प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया है, सही तथ्यों को प्रकट नहीं करके गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। अब जब किसी सदस्य को, सदन के किसी सदस्य को लगता है कि किसी अमुक सदन के सदस्य द्वारा कोई बात तथ्यों को छुपाकर या गलत तथ्यों के साथ पेश की गई है, सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबीय लोक महत्व किसी मामले पर आकृष्ट करता है। अभी मान लीजिए कि हमारे जनपद बलिया में बाढ़ की समस्या है, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, कई गांव डूब जाते हैं या डूबने के कगार पर है, तो अगर उस पर बात करनी हो तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उस पर किसी मंत्री, जो संबंधित मंत्री है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? यह अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव है। कोई ऐसा मामला आ गया जिसमें सदन पर चर्चा हो रही है, उस सदन की कार्रवाई को समाप्त करके वैसे अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए
स्थगन प्रस्ताव होता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसे सदन का कोई सदस्य पेश कर सकता है और इस पर 2.5 घंटे से कम चर्चा नहीं होगी। जब चर्चा होगी तो कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होगी। क्या क्या सीमाएं हैं? इसमें उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है जो निश्चित तथ्यात्मक और अत्यंत जरूरी महत्व के हो। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जाता है, साधारण विषय की बात नहीं की जाती है। इसमें विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी विषय को उठाकर है। अभी विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में, तो उस पर बात कर लेते हैं। लोकसभा मंत्रिमंडल को, मंत्री है टाइपिंग मिस्टेक हो जाता, मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। धन्यवाद प्रस्ताव को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। यह प्रत्येक आम चुनाव सत्र से पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। आप देखते ही हैं कि सत्र की शुरुआत में जो राष्ट्रपति का संबोधन है उसी की बात ये कह रहा है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। अनियत दिवस एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित कर सकता है। अनियत प्रस्ताव जिसके लिए कोई नियत समय नहीं है, इसके लिए वैसे प्रस्ताव को हम अनियत प्रस्ताव कहते हैं। जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अब देखिए, सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्यतः विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। यह जो चीजें होती है वो विपक्षी के द्वारा सरकार पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई और नियम उठाया जाता है। अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे की चर्चा को कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है। आगे, कोई सदस्य का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसी सदस्य का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प के संशोधन को सभा के अनुमति के बिना वापस किया जा सकता है। अब बात करेंगे सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। बहुत बार पूछता है कि सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, तो आइए एक एक कर हम लोग बात कर लें। सरकारी विधेयक, इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक, इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सरकारी विधेयक होता है, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, और गैर सरकारी विधेयक यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। संसद में पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि भाई जिसकी सरकार है उसकी बहुमत की सरकार है, तो जो सरकारी विधेयक होगा वह तो तुरंत ही पास हो जाएगा। जो गैर सरकारी विधेयक होगा वह संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है। अब सरकारी और गैर सरकारी समझ लेते हैं। जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसको सरकारी विधेयक आम भाषा में कह देंगे, और जिसकी सरकार नहीं है अर्थात विपक्षी दल है उसके द्वारा कोई बात या विधेयक लाया जाता है, कोई बात प्रस्तुत की जाती है, उसे गैर सरकारी विधेयक की संज्ञा देते हैं। सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर कोई सरकारी विधेयक सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि जब सरकार, इससे माना जाता है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार पूर्ण बहुमत अपना खो चुकी है। इसमें अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब आप विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं है, तो आपका विधेयक स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चौथे अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन की अनुशंसा पर व्हिप सचेतक दल होता है। इसके बारे में हम बात किए थे पिछली कक्षा में, व्हिप किसे कहते हैं। तो भारतीय व्हिप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया। इसके निम्न उद्देश्य हैं: युवा संसद के युवा पीढ़ी को संसद की कार्रवाई से अवगत कराना। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जाने कि संसद में कैसे कार्रवाइयाँ होती है, कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, संसद में कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं, संसद में जो प्रस्ताव आते हैं वो किस तरीके के प्रस्ताव होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, किस प्रस्ताव पर कितने घंटे की चर्चा होते हैं। इन तमाम मुद्दों से वो लोग जुड़े रहें, उनको जानते रहें। युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबंध तथ्यों से परिचित कराता है। यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझता है, ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं में कार्य की सही जानकारी मिल सके।
ये रही आज की हमारी संसद वाले टॉपिक पे, यह हमारी तीसरी कक्षा रही। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। इस कक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए भी आप अपने विचार दे सकते हैं। अगर हमारी कक्षाओं की PDF चाहिए तो आप हमारे एल्विन क्लासेस का जो ऐप है उसको अपलोड करके आप उससे भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमारा लिंक में नंबर दिया रहता है 7081788388 पर आप मैसेज कर दीजिए जिस क्लास का PDF चाहिए, आप बता दीजिए, आपको तुरंत PDF सेंड कर दिया जाता है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।